गाइस, तो आज अपन करने वाले हैं आपका एक चैप्टर नंबर 8 ऑफ एडवांस अकाउंट का चैप्टर नंबर 8 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। तो वो अपन देखने जा रहे हैं। वैसे तो ये चैप्टर जो है वो काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 162 पेज का है, राइट? या इससे भी ज्यादा होगा। तो ये ऑलमोस्ट 150 पेज से ज्यादा वाला चैप्टर है, बट इसमें अपने को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का है। अब तक जो ट्रेंड देखा गया है उसके हिसाब से एग्जाम में हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। कभी कभार एक आध थियोरी वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट? कभी कभार, मतलब 4-5 अटेम्प्ट में एक बार। तो अपने को जो इसमें करना है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, और वही अपन करेंगे। ठीक है, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ बैंक में होता क्या है, कैसे होगा। फिर डायरेक्ट अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे, और बहुत सारे इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। इट्स ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पी&एल और बैलेंस शीट बनाने से पहले कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और वो चीजें एक एक करके अपन पढ़ेंगे, राइट? चलिए फिर, तो सबसे पहले समझते हैं बैंक करता क्या है। तो मान लो ये एक बैंक है। ये जो बैंक है ये करता क्या है बताओ? आपको क्या लगता है एक बैंक क्या काम करता है? हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, बराबर ना? मतलब एक तरफ पैसे लेता है और दूसरे को पैसा देता है, राइट? तो ऐसा ही तो बैंक करता है। समझो तुम्हारे पड़ोसी के पास 10 लाख रुपए पड़े और तुमको पैसे चाहिए, तो क्या वो देगा? डेफिनेटली कभी नहीं देने वाला। ठीक है, जैसे अभी तुम मेरे पास पैसे मांगोगे, सर मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो गरीब हूँ, बट मान लो मेरे पास होते और तुम मेरे पास मांगते, तो क्या मैं तुमको देता? अच्छा छोड़ो, तुम मुझे देते क्या? नहीं देते ना, डेफिनेटली नहीं देते। क्यों? क्योंकि बात आती है बिलीव फैक्टर की। चलो थोड़ा बहुत बिलीव भी हो गया, बट पैसों के मामले में बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? और मे भी मैं तुमको इंटरेस्ट भी दे दूं, फिर भी तुम मुझे नहीं दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो सेफ्टी अपने को नजर नहीं आती है। और वो सेफ्टी देता है बैंक। क्या देता है? बैंक देता है। तो बैंक करेगा क्या? तुम्हारा जो पड़ोसी है वो बैंक में अपना सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा, 10 लाख रुपए मान लो, और तुमको लोन चाहिए, तुम उसके पास आओगे और तुमको ही वो पैसा दे देगा, राइट? तो बैंक का काम कितना इजी मस्त है, पैसा लेना और पैसा देना, और उसके ऊपर बैंक कमीशन चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। नाउ लिसन, कि अगर तुम्हारे पड़ोसी आता है तुम्हारे बैंक के पास और उसके पास मान लो 10 लाख रुपीज है, इनटू मान लो उसको अपन सिर्फ साल का 3% इंटरेस्ट बैंक देगी, यानी 30,000 रुपीज इंटरेस्ट पे करने वाली है। और तुम आए और तुमने वो 10 लाख रुपीज मान लो बैंक से ले लिया, तो वो बैंक तुम्हारे ऊपर ऑलमोस्ट 15% यानी 1.5 लाख रुपए चार्ज करेगी। तो साल का बैंक ने बैठे बैठे ऑलमोस्ट 1,20,000 रुपीज पर पर्सन कमा लिया। क्या ये आपको समझ में आया? तो बैंक करती क्या क्या है, इधर का पैसा उधर। अब सर ये तो इतना अच्छा काम है, तो फिर हम भी शुरू कर लेते हैं, अपन भी बैंक ओपन कर लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। बैंक ओपन करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो सर हमने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो भी कर लिए, और हमने क्या किया, बहुत बैंक ओपन कर लिया। अब मान लेते कि बहुत सारे पब्लिक अपने पास इधर आती है और पैसा डिपॉजिट करती है। मान लो ये बहुत सारी पब्लिक आई तुम्हारे पास और पैसा डिपॉजिट किया। सपोज करो 100 करोड़ का तुम्हारे पास पैसा डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो क्या तुम 100 करोड़ का 100 करोड़ लोन में दे दोगे? आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि आपका, अगर आपने 100 करोड़ के 100 करोड़ लोन में दे दिए, तो बाद में वो लोग सेविंग डिपॉजिट है वो वापस पैसे मांगने आगे, तो तुम क्या करोगे? तुम फंस जाओगे। तो ये तकलीफ हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे आरबीआई सीन में आती है, और आरबीआई क्या बोलती है जरा सुनो, कि मेरा हाथ तेरे ऊपर रहेगा। मतलब तेरे पास कभी पैसे कम पड़ गए तो मैं तेरे को देगा, तू टेंशन मत ले। ठीक है, बस तुझे मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। समझ में आया ये वाला? और आरबीआई का पहला रूल ये है कि सुन बैंक, तूने जितने पैसे लोगों के पास से डिपॉजिट किए हैं, जो तुझे वापस डिमांड होने पे वापस पे करने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। उसे क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो बोला जितने भी पैसे तूने लिए हैं उसका कुछ परसेंट तुझे अपने पास में रखना पड़ेगा। अपने पास में मतलब बैंक में ही रखना पड़ेगा एज अ लिक्विड। अब जरूरी नहीं कि लिक्विड मतलब कैश होगा, इट कैन बी कैश, इट कैन बी अ बैंक बैलेंस, और इट कैन बी गोल्ड, सिक्योरिटीज, शेयर्स। तो आप ऐसे रख सकते हो, बट वो लिक्विड होना चाहिए, जब चाहिए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, राइट? तो बैंक ने मान लो बोल दिया 20% तुमको यहाँ पे कैश में रखना पड़ेगा, मतलब 20 करोड़ रुपीज बैंक को अपने पास में लिक्विड में रखना पड़ेगा। ओके, और बैंक क्या बोलती है, सुन कि मुझे भी तेरे ऊपर थोड़ा कम भरोसा है, तो तुझे भी कुछ पैसा मेरे पास भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने अगर रूल फॉलो नहीं किए तो मैं तो कुछ पेनल्टी चार्ज करेगा, कुछ करेगा ऐसा, तो थोड़ा डर होना चाहिए ना। इसके लिए तू कुछ पैसा मेरे पास भी डिपॉजिट रखेगा। और सपोज करो मान लो 5% बोल दिया, सपोज करना, मतलब 5 करोड़ रुपए बैंक को और फंस गए। तो अब 100 में से 25 करोड़ तो उसके फंस गए, खुद के पास 20 करोड़ और 5 आरबीआई के पास। बचा हुआ 75 करोड़ का बैंक
लोन के रूप में दूसरे लोगों को दे सकता है। क्या ये आपको समझ में आया? अब ये क्यों रखवाया था? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये मान लो आरबीआई पूरा 100 करोड़ दे देती और कल उनके जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया उनमें से 2-3 लोग वापस आ जाते और वो वापस 5-10 करोड़ मांगते, तो ये बैंक कहां से लाती? इसके लिए बताया तेरे पास एटलीस्ट कुछ पैसा तो अपने पास में होना ही चाहिए कि तू बार बार मुझे कॉल नहीं करेगा कि आरबीआई जी बचा लो, आरबीआई जी बचा लो। समझ में आया? तो इसके लिए आपको कुछ पैसा अपने पास में रखना पड़ेगा। इसको अपन बोलते हैं SLR। क्या बोलते हैं इसे? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। समझ में आया ये वाला जो आपने सुना होगा। और जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये परसेंट चेंज होता रहता है, राइट? कभी 19 होता है, कभी 5 पॉइंट समथिंग, ये 5 वाला कभी 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये परसेंटेज हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन दिस। ठीक है, SLR CRR। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बचा हुआ 75 करोड़ बैंक जो है किसी और पार्टी को, मतलब किसी को भी लोन दे सकते हैं, चाहे दूसरा बैंक हो, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, किनको भी लोन दे सकती है। अगर ये लोग वापस पैसा मांगने आ जाते हैं मान लो, इन दैट केस आरबीआई बैठा है उसके ऊपर, आरबीआई बोलेगा टेंशन मत ले, मैं अभी अरेंजमेंट कराता है। समझ में आया? और अरेंजमेंट करा लेगा। तो सपोज 100 करोड़ में से 25 करोड़ तो बैंक ने रख दिए, 75 करोड़ लोन में बांट लिया, और इसमें से 3 लोग जिनके पास, जिनके 30 करोड़ रुपए थे, वो लेने आगे वापस। तो अब इसके पास तो इतना पैसा है ही नहीं बैंक के पास। तो बैंक आरबीआई क्या बोलेगा, सुन तेरे पास कितना पड़ा है? बोला 25%, यानी 25 करोड़। मान लो 20 करोड़ ये पड़ा, 5 ये, 25 करोड़ तेरे पास ये। हाँ, तो बोला बचा हुआ 5 करोड़ जो है वो मैं दे देता हूँ, टेंशन मत ले, फिर तू मुझे वापस पे कर लेना। डन। इस तरह से फ्यूचर में काम होगा। तो ये तो नॉर्मल चीज थी, ये बेसिक नॉलेज था तुमको दिखाने के लिए। अब अपन इस आज अब हर बार अपन ने देखा है कंपनी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। ठीक है, इस बार तुम देखोगे बैंक के हिसाब से। तो अपना जो व्यू होगा वो अब किस व्यू से होने वाला है? बैंक के हिसाब से। मतलब आपको खुद को बैंक मानना है। तुम कौन हो? तुम बैंक हो। अरे तू कौन है? तू एक क्या है? बैंक है। समझ में आया? तो तू एक करोड़ रुपए वाली एक बैंक है, तो तुझे खुद को बैंक समझना है। तू चाहे तो खुद को आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, जनता सहकारी बैंक, कोई भी बैंक खुद को मान लो अपने अपने हिसाब से। तो तुम एक बैंक हो, और तुम किस तरह से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो कल उठ के जब तुम आर्टिकलशिप में जाओगे, ऑडिट करोगे, तो बैंक ऑडिट मिलेगा, तब तुमको ये चैप्टर बहुत बहुत काम आएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पीए एनपीए सब क्या होता है, राइट? रिबेट क्या होता है, किस तरह से सीआरआर एसएलआर मेंटेन होता है, वो सब चीजें तुमको तब समझ में आएगी। तो गाइस ये एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सीए बनने के बाद बैंक ऑडिट में जाने के चांसेस हाई है और आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चैप्टर उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अब हमको बात करनी है एक बैंक किस तरह से अपनी इनकम को रिकॉर्ड करती है। हमको क्या देखना है, बैंक किस तरह से अपनी इनकम को रिकॉर्ड करती है। तो सबसे पहला जो काम है अपना, मैंने बोला था कि चैप्टर में अलग अलग पॉइंट में पढ़ाऊंगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इनकम रिकग्निशन बाय बैंक। किस तरह से एक बैंक अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेगी, क्या ये आपको समझ में आया? तो अब देखिए, इनकम को रिकॉर्ड करने के दो वे होते हैं, कैश एंड ड्यू बेसिस, अक्रूवल बेसिस। तो यहाँ पे बैंक क्या बोलती है कि मैंने जो भी लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, जो भी उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, उनको भी नाम बोलेंगे असेट्स। क्या बोलेंगे? असेट्स। तो बैंक बोलती है वो मेरे असेट्स है, ऑब्वियसली असेट ही है जो लोगों को पैसा दिया है। ये बोलती है कि मेरे पास दो तरह के लोग होते हैं, एक का नाम है परफॉर्मिंग असेट। क्या नाम है? परफॉर्मिंग असेट। और दूसरे का नाम होगा नॉन परफॉर्मिंग असेट। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने माय नेम इज खान मूवी देखी होगी, ठीक है? तो उसमें पता होता है, उसमें अम्मी जान क्या बोलती है शाहरुख खान को, कि इंसान दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अच्छे इंसान और दूसरे होते हैं बुरे इंसान। तो उनका व्यू एक ही था कि या तो वो बंदा अच्छा है या बुरा है। बैंक भी सेम लॉजिक फॉलो करता है, कुछ सीरियसली ले लिया उसने उस मूवी को। तो बोलता है कि इंसान भी हमारे लिए दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं परफॉर्मिंग, ऐसे लोग जो अच्छे हैं, जो टाइम पे रीपेमेंट कर रहे हैं, सब बढ़िया 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 वाला। और दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग, जो टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। क्या ये आपको समझ में आया? उसी का शॉर्ट में नाम है एनपीए। क्या नाम है उसका? एनपीए। अब सर कब किसको परफॉर्मिंग बोलेंगे, कब किसको एनपीए बोलेंगे, कुछ टाइम रुक जाओ, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, कुछ टाइम रुकिए उसके बाद। बट अभी समझिए, अगर आपको पता है कि ये परफॉर्मिंग और ये एनपीए है, इन दैट केस क्या होगा। तो अगर तुम्हारा परफॉर्मिंग है, बंदा अच्छा है भैया, बढ़िया बंदा है,
तो आपको वेट थोड़ी करना है, आप अक्रूवल बेसिस पे, ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये बोलता है अगर तुम्हारा बंदा बढ़िया है तो आप अक्रूवल बेसिस पे चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब इनकम को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इस पे इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट डेफिनेटली। तो जो भी आपने लोन से एडवांस दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है जैसा ड्यू हो गया वैसे आप रिकॉर्ड कर लो, चाहे कभी भी मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तुम्हारा अगर बंदा एनपीए हो चुका है, क्या हो चुका है, एनपीए कब होगा, रुक जाओ मैं समझाएगा। बट अगर तुम्हारा बंदा एनपीए हो चुका है तो ये बोलता है कि देखो अब बुरे इंसान में कभी भरोसा मत करना, जब मिलेगा ना तभी रिकॉर्ड करना। तो ये बोलता है आपको जब मिलेगा उस टाइम पे आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब आपको कैश बेसिस फॉलो करना है। कौन सा फॉलो करना है तुमको, कैश बेसिस। तो अगर तुम्हारा बंदा अच्छा तो आपको परफॉर्मिंग यानी ड्यू बेसिस, अक्रूवल बेसिस आपको फॉलो करना है। बट अगर वही बंदा तुम्हारा क्या है, नॉन परफॉर्मिंग है, तो कैश बेसिस आपको फॉलो करना है। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। तो इस तरह से ये चीजें आपको करनी है। डन। अब सब परफॉर्मिंग कब होगा, एनपीए कब होगा, बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको 2 मिनट में। बट उससे पहले एक इसी बेस पे एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है वो कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपके जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं यूनिट नंबर 4 से, चैप्टर 8 यूनिट 4, इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन असेट एंड प्रोविजन। इसमें आप जाओगे तो ये इलस्ट्रेशन 1 है आपके सामने। और इसमें क्या दे रखा है, गिवन बिलो आर द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो दीज आर द इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आपको दे रखा है, इनकम दे रखी है। और इसमें आपको बोल रखा है परफॉर्मिंग असेट, क्या है ये आपका परफॉर्मिंग असेट, और ये है आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग दोनों आपको दे रखा है। अब परफॉर्मिंग में आपको देखा, देखो टोटल इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट अर्न किया, कमाया, और लास्ट में दे रखा है कि इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ। एनपीए लोगों पे भी देखो इतना इंटरेस्ट कमाया और इतना रिसीव हुआ। और 3 तरह के आपने टोटल लोन दिए थे, पहला था टर्म लोन, ठीक है, दूसरा था कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, और थर्ड इज बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट। तुमको पता होगा बैंक के लिए बिल भी होता है, जो होता है उसके ऊपर भी इसको इनकम मिलता है। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले बिल पड़े थे तो तुम बैंक हो ना, तो तुमको बिल मिलते हैं डिस्काउंट करने के लिए। तो ये हो गए, तो तुम्हारे पास परफॉर्मिंग भी है और वो एनपीए भी है। तो अब मुझे बताओ परफॉर्मिंग पे कौन से बेस पे रिकॉर्ड करते हो, सर परफॉर्मिंग पे अक्रूवल बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इंटरेस्ट अर्न को रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव देखने का काम ही नहीं है। बट एनपीए में सर इंटरेस्ट अर्न देखने का काम नहीं है, बिकॉज वो गड़बड़ हो गया, इंटरेस्ट रिसीव देखना है। तो अब मुझे बताओ टोटल तुम्हारा कितना हो गया, 120 प्लस परफॉर्मिंग पे एनपीए पे 5, सो 120 प्लस 5 125, 750 प्लस 12 762, और 150 प्लस 20 170। इस तरह से तुम्हारा टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, तो सिंपल सा था, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट है वो लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन परफॉर्मिंग असेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, और इंटरेस्ट ऑन एनपीए शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कैश बेसिस। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन देख लो, 120 प्लस 5 125, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 750 प्लस 12 762, and income from bill purchase and discounted, that is 150 plus 20 170। इस तरह से टोटल आपका गया 1057। तो ये आपको समझ में आया, काफी इजी था, इसके लिए मैं कर नहीं रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ सेम टाइप का इलस्ट्रेशन 2 दे रखा है तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें भी इंटरेस्ट अक्रूड को देखा जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव को नहीं देखना है, और यहाँ पे इंटरेस्ट अक्रूड को नहीं देखा जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव को देखना है। तो ये देखिए टर्म लोन पे यहाँ पे बस प्रेजेंटेशन का वे अलग है, आप एक ही फॉलो कीजिए, चाहे ये वाला कीजिए चाहे ऊपर वाला कीजिए। तो मैं तो बोलता हूँ ऊपर वाला ही करो। 240 प्लस 10 कितना हो गया, 250 हो गया, और 1524 1524 हो गया। अगर टोटल करोगे तो 1774 हो जाएगा। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। इस तरह से आपका ये हो गया है। तो सेम चीज आपको लिखने सेम टाइप से करना है। तो दैट इज योर इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर द बैंक, ठीक है, ये इनकम रिकॉग्निशन हो गया। नाउ इसके बाद अब हमको देखना है कब परफॉर्मिंग हुआ कब नॉन परफॉर्मिंग हुआ, वो अपने को देखने का है। अब चलिए क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट करते हैं। एसेट का मतलब यहाँ पे क्या है, लोन से एडवांस हुई है। तो मैंने बोला 2 तरह के होते हैं, एक होता है परफॉर्मिंग और दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, तो परफॉर्मिंग यानी पीए और नॉन परफॉर्मिंग मतलब एनपीए। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया। तो 2 तरह के होते हैं। अब कब परफॉर्मिंग बोलेंगे कब एनपीए बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा टाइम से आपको पेमेंट कर रहा है प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट का,
तो परफॉर्मिंग होगा। टाइमली पेमेंट, तो वो आपका क्या होगा, परफॉर्मिंग होगा, राइट। या फिर उसका ओवर ड्यू भी हुआ है, और अप टू 90 डेज, तो भी हम उसको बोलते हैं परफॉर्मिंग। और सब पहले इसका मतलब समझाओ कि सुनो, अगर तुमने किसी बैंक से लोन लिया है या कुछ भी आपने किया है, ठीक है, कुछ पैसा लिया है, अब अगर आप टाइम पे अपना ईएमआई पे करते हो तो बैंक क्या बोलता है, तू परफॉर्मिंग है, क्या है, तू परफॉर्मिंग है। बट मान लो तुमने तुमने मैं बैंक को मान लो और तुम कस्टमर हो और तुमने लोन लिया है, तुमने टाइम पे किया पहला ईएमआई, मैं बोलेगा परफॉर्मिंग। तुम दूसरा ईएमआई भी टाइम पे किया, मैं बोलेगा परफॉर्मिंग। बट तुमने तीसरा ईएमआई मिस कर लिया, तो भी मैं तुझे परफॉर्मिंग ही बोलेगा। समझो, इंसान से गलती हो सकती है, तो मुझे लगा कि शायद उस टाइम पे कुछ गड़बड़ होगा, तुम बीमार होंगे या कुछ भी होगा, तुमको याद नहीं होगा, तो तुमने उस टाइम पे पेमेंट नहीं किया होगा। बट उसके 10 दिन 15 दिन में पेमेंट कर लिया, तो मैं बार बार एनपीए पीए में थोड़ी घूमूंगा, मैंने बोला तू परफॉर्मिंग है। क्या ये आपको समझ में आया? तभी मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, परफॉर्मिंग बोलने वाला हूँ। बट 20 दिन 30 दिन 50 दिन 60 दिन 70 दिन 80 दिन 90 डेज तक मैं तुझे परफॉर्मिंग बोलूंगा। कितने दिन तक? 90, मतलब तेरा ओवर ड्यू हो चुका है, तू ईएमआई या इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, और 90 डेज तक फिर भी मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, परफॉर्मिंग। बट जैसे 90 डेज खत्म हो गए, नाउ यू बिकम अ नॉन परफॉर्मिंग एनपीए। क्या ये आपको समझ में आया? तो अगर आपको एनपीए जानना है, तो आफ्टर 90 डेज ओवर ड्यू एक्सीड्स 90 डेज, तब आप उसे क्या बोल सकते हो, एनपीए बोल सकते हो। तो 90 डेज तक आप क्या बोलेंगे, परफॉर्मिंग, और 90 डेज के बाद में आप क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग। बोलिए क्या यहां तक आपको समझ में आया? राइट, मतलब ये है कि जैसे 90 डेज क्रॉस होंगे, नाउ दैट बिकम एनपीए। क्या बन जाएगा वो तुम्हारा, एनपीए बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अपने को बात करें परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग की। अप टू 90 डेज एक्सिड भी हुआ है, चलेगा, परफॉर्मिंग। पर जैसे 90 डेज खत्म हो गए, नाउ दैट बिकम एनपीए। क्या ये आपको समझ में आया? अब इंटरेस्टिंग चीज ये कि एनपीए में भी कैटेगरीज है। क्या बात कर रहे हो सर? यस बेटा, एनपीए में भी क्या है, कैटेगरीज है। द फर्स्ट वन इज योर सब स्टैंडर्ड। क्या नाम है इसका? सब स्टैंडर्ड असेट। उसके बाद डाउटफुल असेट। कौन सी है तुम्हारी? डाउटफुल असेट। और लास्ट में है लॉस असेट। कौन सा है बेटा? लॉस असेट। तो पहली बात तो की है, क्लासिफिकेशन में आप देखो, परफॉर्मिंग असेट है, टाइमली पेमेंट है, या ओवरड्यू भी हुआ बट 90 डेज तक हुआ है, स्टिल दे आर कॉल्ड परफॉर्मिंग असेट। उसके बाद एनपीए है। एनपीए में जैसे ही एनपीए बना, मतलब 90 डेज खत्म हो गया, अब वो क्या बन गया, एनपीए बन गया। और एनपीए बनते ही वो सबसे पहले बनता है सब स्टैंडर्ड। क्या बनेगा? सब स्टैंडर्ड। और सब स्टैंडर्ड एनपीए बने हुए 12 मंथ हुए, तब अपन उसे बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। मतलब 12 मंथ तक एनपीए बन गए, एनपीए बनने के 12 मंथ तक अपन उसे क्या बोलेंगे, सब स्टैंडर्ड। बट जैसे ही 12 मंथ खत्म हो गए, देन दैट बिकम डाउटफुल असेट। तो आफ्टर 12 मंथ ऑफ एनपीए, नाउ दैट बिकम डाउटफुल असेट। और लास्ट में लॉस असेट, जब आरबीआई का इंस्पेक्टर या ऑडिटर डिक्लेयर कर दे, क्या कर दे, डिक्लेयर कर दे कि भैया सुनो, आपको भरोसा रखने का कोई काम नहीं है, पैसा नहीं आने वाला, तब उसे क्या बोलेंगे, लॉस असेट। तो अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अम्मी जान ने क्या बोला था तुमको पता, शाहरुख खान को, कि दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। ठीक है, तो मान लो अपने पास एक राजू भैया। कौन है? राजू भैया। राजू भैया इज गुड पर्सन, बहुत अच्छे से काम करता है, तब हम उसे बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया बंदा है, ये परफॉर्मिंग है। क्या है ये? परफॉर्मिंग है। तो एकदम भगवान का मानुस है। ठीक है, कैसा है? देव मानुस। कैसा है? देव मानुस। बढ़िया से काम करता है, बहुत अच्छा बंदा है। सुबह उठते ही पैर छूना, भगवान की पूजा करना, कोई भी मिले तो उसको नमस्कार करना, एकदम देव मानुस। तो उसका नाम दिया परफॉर्मिंग असेट। क्या बोला उसको? परफॉर्मिंग असेट। क्या ये आपको समझ में आया? अब सुनो आगे, अगर वो बंदा पैर छूना छोड़ दे, तो घर वाले क्या बोलेंगे, अरे आज टेंशन में होगा, भूल गया होगा, एक दिन जाने दो।
2 दिन है जाने दो, 3 दिन है जाने दो, 10 दिन है जाने दो, तो घर वाले को टेंशन नहीं लेंगे, 10-15 दिन तक ठीक है, प्रेशर होता है तो कभी कभी नहीं हो पाता है, बट जैसे ही 90 डेज तक बोलेंगे अभी भी देव मानुस ही है, पर जैसे 90 डेज खत्म हुए अब वो बेटा देव मानुस नहीं रहा, अब घर वालों को टेंशन आ गई है कि हमारा बेटा अब देव मानुस नहीं है, अब बुरा बुरा होने की ओर चला गया है, और जैसे 90 डेज खत्म हो गया अब घर वाले कभी उसको अच्छा नहीं बोलेंगे, अब कभी भी अच्छा नहीं बोलेंगे, अब वो बुरे में आ गया है, बट बुरे में भी तो कैटेगरी होती है, कम बुरा, ज्यादा बुरा, बहुत बुरा, तो यहाँ पे जो कैटेगरी सबसे पहली है वो है थोड़ा कम बुरा, तो इसके लिए इसका नाम है सब स्टैंडर्ड। क्या नाम है? सब स्टैंडर्ड। तो घर वालों के दिमाग में बुरे होने का ख्याल कब आया? क्या तुरंत आया या 90 डेज के बाद में आया? सर 90 डेज के बाद में आया। तो जैसे 90 डेज के बाद में बुरा ख्याल आया तब वो बना बुरा, और बुरे में सबसे पहले कम बुरा, कम बुरे को बोला सब स्टैंडर्ड, और वो कम बुरा अगर 12 महीने तक कम बुरा कम बुरा कम बुरा बोलेंगे, जैसे ही 12 महीने के बाद अब घर वालों को आएगा डाउट। क्या आएगा? डाउट। तो अब इसका कैटेगरी हो जाएगा डाउटफुल। क्या हो जाएगा? डाउटफुल। मतलब कम बुरा बोलेंगे, कम बुरा है, कम बुरा बोलेंगे, बट 12 मंथ तक कम बुरा बोलेंगे, आफ्टर द 12 मंथ दैट बिकम डाउटफुल। अब घर वालों को डाउट होना शुरू हो जाएगा कि अब भैया बहुत हालत खराब हो गई है, डाउटफुल है। और डाउटफुल में भी आगे कैटेगरी आएगी अप टू 1 ईयर, 1 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, तो उसमें भी नया नया डाउटफुल हुआ है, 1 से 3 साल के बीच में हुआ है, और मोर देन 3 ईयर डाउटफुल हुआ है। ठीक है, वो बाद में बात करते हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो लड़का एकदम बिगड़ चुका होगा, मतलब शैतान बन गया होगा। क्या बन गया होगा? शैतान। अब नशा करता होगा, ड्रग्स लेता होगा, खून करता होगा, तब पुलिस वाले आके उसको बोलेंगे हम आपके बेटे को ढूंढ रहे हैं, तब घर वालों का अब खत्म हो गया खेल। घर वाले बोलेंगे अब इससे कोई मतलब अपने को नहीं है, घर वाले बोलेंगे निकल जा हमारे घर से, तब वो बन जाएगा लॉस असेट। क्या बन जाएगा वो? लॉस असेट। क्या ये तुमको समझ में आया? तो क्या बोला? पहले बंदा बढ़िया है, देव मानुस है, परफॉर्मिंग बोला, डायरेक्ट कभी बुरा नहीं बोलते। घर वालों ने वेट किया, 90 दिन तक वेट किया, 90 दिन तक बोला हमारा बेटा देव मानुस है। अब घर वालों ने देव मानुस बोलना छोड़ दिया, अब बोला कि बुरा बन गया है, बट बुरे में सबसे पहले कम बुरा बोला, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, अप टू 12 मंथ। 12 मंथ के बाद में घर वालों को लगा डाउट हो गया है, तो अब डाउटफुल बन गया, और एक टाइम ऐसा आएगा जब पुलिस वाले आके उसको मारेंगे, लेके जाएंगे, तब क्या होगा? लॉस असेट। तो लॉस असेट क्या होता है? जब आरबीआई का इंस्पेक्टर आता है या फिर ऑडिटर जो होता है वो डिक्लेयर कर देता है बंदे को कि अब इसको उम्मीद रखना मतलब नहीं है, दैट बिकम लॉस, तब उसे बोलते हैं लॉस असेट। क्या ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से आप क्लासिफाई करोगे किसको? लोन्स एंड एडवांसेस को, राइट। अब सुनिए इनके ऊपर अपने को बनाने का रहेगा प्रोविजन। क्या बनाना रहेगा? प्रोविजन। अब अपने को प्रोविजन का रेट पता करना है, किस पे कितना प्रोविजन बनेगा। अब सुनिए, अगर मान लो आपका परफॉर्मिंग असेट है, ठीक है, अब वो चाहे सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड डजंट मैटर, बट अगर वो परफॉर्मिंग है, बढ़िया बंदा है, तो बढ़िया बंदे पे अगर एग्रीकल्चर वाला लोन दिया था आपने, कौन सा लोन दिया था? एग्रीकल्चर वाला, तो ये बोलता है 0.25% बनाओ। कितना बनाओ? 0.25% प्रोविजन। अगर आपका वो बंदा है उसको आपने रियल एस्टेट से रिलेटेड लोन दिया था, रियल एस्टेट, तो वो बोलता है 1% का प्रोविजन बनाओ। और अगर इन दोनों को छोड़कर और परफॉर्मिंग है तो अदर में कैटेगरी में आएगा 0.40%। तो जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0.40%। समझ में आया? तो आपको मेन याद करना है 0.40%। परफॉर्मिंग है फिर भी बनाना पड़ेगा बैंक को कितना? 0.40 का बनाना पड़ेगा प्रोविजन। क्या ये आपको समझ में आया? वही अगर एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया गया था तो उसके ऊपर 0.25 बनेगा, और वही अगर रियल एस्टेट में दिया गया तो 1% बनेगा। दैट इज द नॉर्मल फंडा। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग की। जब एनपीए बन गया तब क्या प्रोविजन बनेगा? तो एनपीए में सबसे पहला आता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड में अगर तुम्हारा सिक्योर्ड है, क्या है? सिक्योर्ड है वो बंदा, तो उसका बनेगा 15%। वहीं पे अगर अनसिक्योर्ड है, इन दैट केस तुम्हारा बनेगा 25%। तो सिक्योर्ड है तो 15 और अनसिक्योर्ड है तो 25। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, आप सिक्योर्ड मान लेना। समझ में आया ये वाला? और इसके अलावा कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया गया है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर आपने लोन दिया है जिसमें एस्क्रो अकाउंट ओपन होता है, तो अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया है तो बेटा 20% यहाँ पे एनपीए में सब स्टैंडर्ड में आएगा। बोलो जनाब, क्या ये आपको समझ में आया? अब बात करते हैं डाउटफुल की। किसकी बात कर रहे हैं? डाउटफुल की। डाउटफुल में सबसे पहला कैटेगरी डाउटफुल बने हुए अभी 1 साल ही हुआ है, अप टू 1 ईयर। सेकंड है 1 to 3 ईयर, और लास्ट है मोर देन 3 ईयर।
तो अगर तुम्हारा अप टू 1 ईयर है तो ये बोलता है 25% प्रोविजन बनाओ। कितना बनाओ? 25%। 1 to 3 ईयर है तो बोलता है 40% का प्रोविजन बनाने का है। और अगर मोर देन 3 ईयर हो गया तो बेटा अब तो उम्मीद ही छोड़ दो 100%। पर ये जो आपने डाउटफुल लिया है ना, ये सिक्योर्ड लिया है। क्या लिया है ये बेटा? सिक्योर्ड। अगर डाउटफुल अनसिक्योर्ड होगा तो सोचो, अनसिक्योर्ड भी है, डाउटफुल भी हो गया, मतलब तो बात ही खत्म। 100% प्रोविजन। कितना बनेगा? 100% प्रोविजन। और अगर लॉस असेट है तो आगे सवाल ही नहीं उठता ना, पूरा का पूरा प्रोविजन बना दो 100% का प्रोविजन। तो लॉस असेट में आपका 100% प्रोविजन मिल जाएगा। और अगर ये डाउटफुल अनसिक्योर्ड है तो 100%। तो चलिए जनाब फिर से शुरू करते हैं, एक बार इसी चीज को याद करते हैं। पहला, अगर परफॉर्मिंग है तो क्या कुछ प्रोविजन बनाना है? कुछ भी नहीं बनाने का है, सब बनाना है। परफॉर्मिंग है फिर भी अच्छा बंदा दे मानुस है फिर भी बनाने का है। नॉर्मल रेट है 0.40। नॉर्मल रेट कितना है? 0.40। तो पहले याद करना, नॉर्मल रेट है तुम्हारा 0.40। 0.40 मतलब 0.40%, वो भी। उसके बाद अगर ये नॉर्मल हो गया, पहले नॉर्मल बात करें, उसके बाद अगर एनपीए और सब स्टैंडर्ड है तो सिक्योर्ड मानना है नॉर्मली 15%। उसके बाद अगर डाउटफुल है अप टू 1 ईयर है 25%, 1 to 3 ईयर है 40%, मोर देन 3 ईयर है 100%, लॉस असेट है 100%, डाउटफुल अनसिक्योर्ड है 100%। तो इसका मतलब सोचो, डाउटफुल भी अनसिक्योर्ड भी है 100% निकाल दो दिमाग में से, वो तो पता ही चल जाएगा। लॉस असेट है 100% मान लो, और डाउटफुल भी है, अप टू अब सिक्योर भी है, फिर भी 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, तो सोचो ना, मतलब भी नहीं है। तो 100% तो आई थिंक ईजी हो गया। जो आपको याद करना है मेन वो ये वाला पॉइंट है। 0.40% फॉर नॉर्मल, 15% फॉर सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड, 25% फॉर डाउटफुल अप टू 1 ईयर, और 1 to 3 ईयर के बीच में 40%। राइट नाउ आगे देखिए, इसके बाद क्या होगा? सर अगर मान लो रियल एस्टेट वाला है परफॉर्मिंग है तो 1%, और वही अगर एग्रीकल्चर वाला है तो 0.25%। राइट, तो ये वाला याद करना है तुमको। उसके बाद सब स्टैंड में से सिक्योर में 15 था, तो उसमें अनसिक्योर में 10% ऐड कर लो, 25 हो गया। और बीच में एक आता है उसमें कितना होगा? 20%, तो 15, 20, 25, इस तरह से आप याद कर सकते हो। और डाउटफुल में तो अप टू 1 ईयर 25, 14, 100। राइट, इस तरह से आप 10 बार 12 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कॉपी करना है तो यू कैन कॉपी दिस। ठीक है, अच्छे से बनाना पूरे पेज पे। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, ये कॉपी कर सकते हो। इसके बाद नीचे वाला भी है, ये वाला। चलिए, तो इस तरह से ये आपका रेट का हो गया, प्रोविजन का रेट आ गया। अब ये सारा सब परसेंटेज किसका बनेगा? जो भी लोन्स एंड एडवांस का अमाउंट होगा उसके ऊपर ये परसेंट आपको लेना है। तो जो भी लोन्स एंड एडवांस का अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको ये परसेंट लेना पड़ेगा। चलिए फिर अब इसके हिसाब से जो इलस्ट्रेशन है उनको समझते हैं। ये सब रेट दे रखा है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में, ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। इलस्ट्रेशन जो अभी आपको करना है ना, वो करना है इलस्ट्रेशन 2। सबसे पहले 1 ना करके अपन 2 करेंगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ, तुम्हारी असेट है, स्टैंडर्ड है, तो आप वही फॉर्मेट यूज करोगे, जब जो दे रखा है असेट लिख दो पहले, फिर लोन का अमाउंट लिख दो। नाउ यू हैव टू राइट द परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, और उसके बाद प्रोविजन का अमाउंट। इस तरह से 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर लो। अब ये बताओ, स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं बोला है, तो अदर में लेंगे 0.40%, ये आ जाएगा, तो इसका आ गया 20। सब स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं बोला, आप सिक्योर्ड मानोगे, अज्यूम सिक्योर्ड 15%। ठीक है, तो ये आ गया 60, इस 600 सॉरी। इसके बाद सब स्टैंडर्ड हो गया, डाउटफुल अप टू 1 ईयर है बेटा, तो 25, फॉर 3 ईयर यानी अप टू 1 to 3 ईयर के बीच में आ गया 40%, और मोर देन 3 ईयर है मतलब 100%, और लॉस है तो 100%। इस तरह से अगर आप प्रोविजन बनाओगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए इधर किया हुआ है, स्टैंडर्ड 50,000 0.40 20 आ गया, सब स्टैंडर्ड 40,000 15% 600 आ गया, डाउटफुल फॉर 1 ईयर 800 25 200 आ गया, डाउटफुल फॉर 3 ईयर 640 एंड 240 आ गया, डाउटफुल फॉर मोर देन 300 3 ईयर 200 100 200 आ गया, लॉस असेट 1000 100 एंड 1000 आ गया। देन दैट इज योर 2260। राइट, इस तरह से ये अपना आ गया है। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो बस वही रेट है जो अपन ने लिखा है, मैं चाहे तो अमाउंट लिख देता हूँ फटाफट। तो ये अपना आ गया इधर 200, उसके बाद 240,
उसके बाद 200 और लास्ट में 1000। अब टोटल करोगे यू विल गेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन 2260। आप यहाँ पे लिख देना कि आपने किसको क्या माना है। तो स्टैंडर्ड में कुछ लिखने का काम नहीं है, सब स्टैंडर्ड में जो लिखना आपकी अज्यूम एज अ सिक्योर्ड। डाउटफुल में भी आपको लिखना कि अज्यूम एज अ सिक्योर्ड। अगर ये डाउटफुल में अनसिक्योर्ड मानते हैं तो 100% सब पे बनता, राइट। तो ये चीज आपको नोट में लिखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे भी लिखा है ऑल द मार्क्स सब स्टैंडर्ड डाउटफुल आर अज्यूम्ड एज अ फुल्ली सिक्योर्ड। क्या ये आपको समझ में आया, राइट। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। चलिए तो इसको मैं करा देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले अपने को लिखना है हेडिंग इलस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले बैंक का नाम लिखिए AY लिमिटेड। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन टू बी मेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है असेट्स, यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट, यहाँ पे आएगा आपका परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, और यहाँ पे आएगा प्रोविजन का अमाउंट। डन। चलिए सबसे पहले आएगा आपका स्टैंडर्ड असेट। चलिए स्टैंडर्ड में आपका कितना है, लैक्स में दे रखा है तो आप भी लैक्स में लिखना 20,000, राइट। दूसरा पहले सब लिख देते हैं, उसके बाद सब स्टैंडर्ड है। कितना है 16,000। फिर डाउटफुल है थर्ड, अप टू 1 ईयर। $6,000 फॉर 2 and 3 ईयर, यानी कि ये 1 to 3 ईयर के बीच में हो गया 4,000, और मोर देन 3 ईयर है अच्छा ये अपन सिक्योर्ड मान रहे। इसी में आपका एक और है डाउटफुल में आपको दे रखा है कि भैया सुनो, उसमें सिक्योर 12,000 में से 600 लाख का 600 लाख का आपके पास क्या सिक्योरिटीज है, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या डाउटफुल अनसिक्योर्ड। तो ये इसमें डाउटफुल अनसिक्योर्ड आ जाएगा। अब डाउटफुल अनसिक्योर्ड का मतलब नहीं रहता ना कि कितना कितने साल का है, क्या फर्क पड़ता है, 100% है तो फिर। और लॉस असेट लास्ट में है फिफ्थ वाला, लॉस असेट। चलिए 0.40% होता है आपका, इसमें 15% होता है। अप टू 1 ईयर में कितना आएगा बताइए, 25%, 40%, उसके बाद मोर देन 3 ईयर में 100%, और अनसिक्योर्ड डाउटफुल में भी 100%, और लॉस में भी 100%। अब मोर देन 3 ईयर में देखिए सिक्योर्ड में 600 लैक्स का सिक्योरिटीज है, 600 का। तो 2000 में से 600 का सिक्योरिटीज है, तो 2000 में से 600 माइनस कर लो, 1400 का अनसिक्योर्ड बच गया, तो ये 1400 का अनसिक्योर्ड आ गया, और लोन लॉस असेट 1500 का था। क्या ये आपको समझ में आया, फिर से समझाता हूँ सुनो सब लोग, कि अगर आपका ये मोर देन 3 ईयर डाउटफुल है, उसमें 2000 लाख टोटल है, इसमें 600 लाख जो है वो सिक्योर्ड है, तो 1400 बचा वो क्या हो गया डाउटफुल अनसिक्योर्ड। चलो तो अब देखो इसका परसेंट निकालो, ये हो गया 80, और इधर आपका आया 16,000 इंटू 15% करना 2,400, 6,000 इंटू 25% 1500, 4,000 इंटू 40% 1,600, 600 का 100% 600, 1,400 पूरा 1,400, और 1500 पूरा 1500। चलिए 80 प्लस 2,400 प्लस 1500 प्लस 1,600 प्लस 600 प्लस 1,400 प्लस 1500, टोटल हो गया 9080, ये वाला। सो दिस इज योर अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट जो अपने को क्या करने का पड़ेगा यहाँ पे रिकॉर्ड करना है।
बोलिए क्या यहां तक आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है? डन। तो इस तरह से ये सम तुम्हारा क्या हो गया, खत्म। राइट, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। आपने जिसको जो माना है, वैसे डाउटफुल को सिक्योर दे रखा था, ये बोला आपने सिर्फ सब स्टैंडर्ड को क्या माना है वो लिख दीजिए, नोट सब स्टैंडर्ड असेट assumed fully secured, बस ऐसा एक नोट डाल दीजिए स्टार करके, तो कोई तकलीफ यहाँ पे होगा ही नहीं। बोलिए जनाब, क्या ये आपको समझ में आया? राइट, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो आपका 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब आपका इलस्ट्रेशन 1 है, वो भी देख लेते हैं फटाफट। क्या है इलस्ट्रेशन 1? द आउटस्टैंडिंग अमाउंट फंडेड एज वेल एज अनफंडेड एज ऑन 31 मार्च 2011 वाज 10,000। तो आपका जो लोन है कितना है, 10,000 रुपए का। आपका जो सिक्योरिटी का वैल्यू है 8,000 रुपए। तो बताओ 10,000 का तुम्हारा टोटल सिक्योर्ड है, उसमें से 8,000 का सिक्योरिटी का वैल्यू लोन में से, तो 2,000 का अनसिक्योर्ड बच गया। पीरियड फॉर विच द एडवांस हैज रिमेन इन डाउटफुल कैटेगरी एज ऑन 31 मार्च 2011, 2.5 साल। तो 2.5 साल तक तुम्हारा डाउटफुल रहा है। तो क्या कौन सी कैटेगरी में आ गया बताओ? डाउटफुल अप टू 1 to 3 या मोर देन 3, 1 to 3 में। अब सिक्योर्ड है तो बनेगा 40%, अनसिक्योर्ड है तो बनेगा 100%। तो अपने को पता है 8,000 सिक्योरिटी था, तो 8,000 का क्या हो गया, सिक्योर्ड हो गया, और बचा हुआ 2,000 अनसिक्योर्ड हो गया, उसके ऊपर 100%। और बाद में फिर पूछा है कि 31 मार्च 2012 को भी क्या हुआ वो भी बताओ। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। चलिए कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन करना है। फर्स्ट प्रोविजन एज ऑन 31 मार्च 2011। पहला है सिक्योर्ड, सॉरी ऐसा अपन लिखेंगे टोटल आपका लोन देखो, जो लोन था वो 10,000 का था। अब इसमें दो पार्ट है, सबसे पहले सिक्योर्ड और दूसरा है अनसिक्योर्ड। राइट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आपने अभी तक किया वैसे ही कीजिए। तो यहाँ पे देखो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, असेट्स अमाउंट परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन का अमाउंट। चलिए, तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं कैटेगरी कौन सी है तुम्हारी, डाउटफुल है। एक ही कैटेगरी, तो एक में आप लिख सकते हो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में फिर कितना आएगा बताओ, 8,000 का सिक्योरिटीज है, अनसिक्योर्ड में 2,000 आ गया। सर दो कैसे आया, 10,000 था उसमें से 8 का सिक्योर्ड था, तो बचा हुआ 2,000 यहाँ पे आ गया। प्रोविजन अगर सामने सिक्योर्ड है तो 40% रहेगा, बिकॉज डाउटफुल 1 to 3 ईयर के बीच में है, और इसमें 100% आता है वैसे भी। तो यहाँ पे 3,200 आएगा, यहाँ पे 2,000 पूरा आएगा, 5,200 का टोटल तुम्हारा प्रोविजन बनेगा। क्या ये आपको समझ में आया? इसके बाद सेकंड, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वो देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में बेटा 2012 की बात कर रहा हूँ, तो जो अभी 2.5 साल का था, यानी 1 to 3 ईयर की कैटेगरी में था, अब वो कितना हो गया, एक साल खत्म होने के बाद जो 2.5 साल था वो 3.5 साल हो गया ना। सर कैसे समझा नहीं, तो ये देख 2011 में 2.5 साल था लोन का आउटस्टैंडिंग, बट 2012 में 2.5 प्लस 1 ईयर कितना होता है, 3.5 साल आउटस्टैंडिंग हुए तो हो गए ना। तो अभी लोन को आउटस्टैंडिंग होते तो कितना टाइम हो गया, 3.5 साल। मतलब कैटेगरी कौन सी होगी, 1 to 3 ईयर। सो नाउ दैट बिकम 1 to 3 ईयर कैटेगरी वाला। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? कौन सी कैटेगरी में आ गया, 1 to 3 ईयर की कैटेगरी में अब ये आ चुका है। सो अगर ये 1 to 3 ईयर की कैटेगरी में आ चुका है तो यहाँ पे आएगा मोर देन 3 ईयर। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा सिक्योर्ड भी है बट मोर देन 3 ईयर है, तो 100% का प्रोविजन बनता है ना, तो 100% का प्रोविजन बनेगा, मतलब 8,000 पूरा। और बाकी तो जो अनसिक्योर्ड है वो तो सेम का सेम रहेगा,
सो नाउ दैट बिकम प्रोविजन बिकम 10,000 रुपीज। इस तरह से ये आपका दोनों साल का किया है मैंने। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? तो आपको चाहिए कॉपी करना तो पहले ये कॉपी कर लो, अब ये कॉपी कर सकते हो। डन। तो इस तरह से बेटा ये तुम्हारा सम समाप्त होता है, खत्म होता है। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इस तरह से आपको क्या बनाने का है, प्रोविजन बनाने का है। ये बैंक जो आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से उसको उतना प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कौन सा स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है, अप टू 1 ईयर, 1 to 3, मोर देन 3 है, कब कितना है, कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, उसके हिसाब से प्रोविजन बनाओ और अमाउंट टोटल कर दो। ठीक है, तो काफी इजी चैप्टर है ये वाला। तो ये आपकी दो चीजें तो मैंने बता दी, पहला इनकम रिकग्निशन और दूसरा प्रोविजन वाला रूल। डन। दो कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। अब थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो गए, अब अपन किस तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए फिर अब देखिए हम बात कर रहे हैं उन प्रोविजन की जो लोन्स एंड एडवांसेस कवर्ड होते हैं ईसीजीसी या डीआईसीजीसी के थ्रू। अब सर ये क्या बला है ईसीजीसी और डीआईसीजीसी? तो सुनिए, इंडिया में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ईसीजीसी और डीआईसीजीसी। ईसीजीसी इज योर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एंड डीआईसीजीसी इज योर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो दो कंपनियां है ये क्या करती है, गारंटी देती है बैंक को कि सुनो, जैसे हुआ कहता, जरा सुनना, इंडिया में मान लो कि मुझे है ना एक्सपोर्ट करना है, क्या करना है, एक्सपोर्ट। तो मैं बैंक के पास गया लोन लेने, बैंक ने बोला कितना लोन चाहिए, मैंने बोला 100 करोड़ का। बैंक बोले कि सिक्योरिटी में कितना है, मैंने बोला 20 करोड़। तो क्या बैंक मुझे देगी? नहीं। तो मान लो बैंक ने मुझे बोला कि भैया बहुत कम गारंटी आपके पास, हम नहीं देंगे। तो मैं भाग के गया मोदी जी के पास और मैंने बोला मोदी जी, मोदी जी आप बोलते हो कि इंडिया में फॉरेन करेंसी लेके आओ और एक्सपोर्ट करो, इंडिया को आगे लेके जाओ, और जब मैं बैंक के पास लेने गया, मैंने आपके भाषण से मोटिवेट हुआ और जब मैं लेने गया तो लोगों ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया, बोला सिक्योरिटी लाओ। अब मैं कहाँ से लाऊं? तो मोदी जी ने बोला चिंता करो ना को, चिंता नहीं करने का। ठीक है, तो मोदी जी ने बोला कि चिंता बेटा मत कर, मैं अभी फोन करता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, मोदी जी ने बैंक वाले को फोन किया कि ये जो बंदा आ रहा है ना ये मेरा बंदा है, चलो इसको लोन दो फटाफट। अब इसको देना ही पड़ेगा। चलिए बढ़िया। अब बैंक क्या बोलता है कि सर इसने नहीं दिया तो बैंक, मोदी जी बोलते टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं दे दूंगा। पर मोदी जी शाणे, मोदी जी क्या बोलते पता है, बैंक तुमको भी तो कुछ करना चाहिए योगदान इसमें। तो मोदी जी बोलते सुनो, ये कितने की लोन लेने आया है? बोला सर 100 करोड़ का। इसके पास सिक्योरिटी कितनी है? तो बोला 20 करोड़ की। मतलब अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना हो गया? बोला 80 करोड़। तो मोदी जी बोलता सुनो, मैं इसमें से सिर्फ 50% की गारंटी देता हूँ। तो बताओ 80 पे 50% या 100 पे? ऑब्वियसली 80 पे ना, मोदी जी स्मार्ट है। मोदी जी क्या बोलेंगे कि जितना अनसिक्योर्ड है उसके ऊपर गारंटी देगा। तो मोदी जी ने मान लो 40 का गारंटी दे दिया, तो बचा हुआ 40 क्या हो गया? अनसिक्योर्ड। क्या ये आपको समझ में आया? अब जो प्रोविजन बनेगा वो किस पे बनेगा? एक तो ये अनसिक्योर्ड वाले पोर्शन 40 पे, और एक ये सिक्योर्ड वाले पे भी तो प्रोविजन बनता है, तुमने पढ़ा है अभी, इससे पहले बताया, सिक्योर्ड पे भी क्या बनता है? प्रोविजन बनता है। तो ये सिक्योर पे बन जाएगा। सिर्फ एक चीज पे प्रोविजन नहीं बनेगा, और वो है जो मोदी जी ने गारंटी दी है उसके ऊपर। तो बस जो मोदी जी वाला पार्ट है इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी पार्ट है उस सब पे क्या बनेगा? प्रोविजन आपका बनेगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो व्हाट यू हैव टू डू इज यूज ऑफ सम फॉर्मूला, कि भाई कितना लोन है उसमें से वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस कर दो। अब सर प्रॉब्लम ये कि आपको ये वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कौन सी डे पे कंसीडर करनी है, बिकॉज मान लो कभी गिरवी शेयर्स रखा तो शेयर्स तो हमेशा ऊपर नीचे होता है, आप कौन से डे पे कंसीडर करोगे? मैंने बोला जिस दिन मैं प्रोविजन बना रहा हूँ, और नॉर्मली प्रोविजन कब बढ़ता है? ईयर एंड पे। तो इसका मतलब जो अपने को सिक्योरिटी की वैल्यू कंसीडर करनी है वो ईयर एंड पे करनी है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी लोन है उसमें से माइनस कर दो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो बच गया उसमें से माइनस करना जितना गारंटी दिया है, मैक्सिमम कितना गारंटी दिया वो आप माइनस कर लो, ईसीजीसी डीआईसीजीसी वाला, और फिर जो बच गया वो होगा अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो तुमको जो प्रोविजन बनाने हैं वो अनसिक्योर्ड प्लस सिक्योर्ड दोनों पे बनाने का है। सिर्फ जो मोदी जी ने गारंटी दिया है, मोदी जी का मतलब यहाँ पे ईसीजीसी डीआईसीजीसी का, उनके ऊपर प्रोविजन नहीं बनाने का है, बाकी सब पे आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा। चलिए फिर इसी के ऊपर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है वो देख लेते हैं। तो ये बताओ तुम्हारा लोन कितना है? सर 4 लाख का। 4 लाख में से कुछ सिक्योरिटी है क्या? ये सर 1.5 लाख की सिक्योरिटी है। तो बेटा 4 लाख में से 1.5 का सिक्योरिटी तो माइनस कर लो, तो कितने बच गया? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख पे ईसीजीसी ने कितना कवर किया है? 50%, मतलब 1,25,000 का। तो कितना अनसिक्योर्ड हो गया सर? 1,25,000। तो एक तो प्रोविजन बनेगा इस 1,25,000 पे, और दूसरा बनेगा इस सिक्योर्ड वाले पे।
सर सिक्योर पे क्यों बना रहे हो? अरे बेटा अभी कुछ टाइम पहले अपन ने जब ईसीजीसी डीआईसीजी से पहले जब प्रोविजन देखा तो उसमें क्या सिक्योर नहीं था क्या? बता। सब स्टैंडर्ड में भी सिक्योर था? यस सर। डाउटफुल में भी सिक्योर था? यस सर। तो सिक्योर पे भी तो बनाते हैं, इसके लिए यहाँ पे सिक्योर पे भी लिया है। तो टोटल मिला के अपना प्रोविजन बनेगा 1,25,000 और 1.5 लाख। इसका मतलब टोटल जो प्रोविजन बन रहा है वो 2,75,000 पे बन रहा है। तो 4 लाख में से 2,75,000 चला गया तो 1,25,000 पे प्रोविजन नहीं बन रहा है। क्या ये 1,25,000 इसके बराबर है कि नहीं जो मोदी जी ने गारंटी दिया ईसीजीसी वाला? यस सर। तो बस अपना जो प्रोविजन नहीं बनता है वो बनता है जितना मोदी जी ने गारंटी दिया उसके ऊपर, बाकी सब पे प्रोविजन बनाने का है। सो दिस इज योर 4 लाख। 1,50,000 माइनस कर लिया, 2.5 लाख बच गया, 1,25,000 आ गया। इसमें से अनसिक्योर्ड बैलेंस कितना आ गया? 1,25,000। अब आपको प्रोविजन बनाने का है। अनसिक्योर्ड है बेटा, अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर है। अरे अनसिक्योर्ड होता तो कितना भी साल का होना, डाउटफुल है तो 100% बनेगा। तो ये 1,25,000 पे पूरा पूरा 100% बन गया प्रोविजन। और 1.5 लाख का सिक्योर था, जो ये 1.5 लाख की सिक्योरिटी थी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर चेक करो डाउटफुल है, मोर देन 3 ईयर है बेटा, तो क्या आता है? 100% जो रूल के हिसाब से था। तो डाउटफुल सिक्योर्ड 100%, मोर देन 3 ईयर 100%, तो ये 100% आ गया। टोटल प्रोविजन कितना बना? 2,75,000 का। क्या ये आपको समझ में आया? तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब चले इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। सेम टाइप का सम है, सेम सम सेम सम सेम अमाउंट, सेम का सेम हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे एक नई चीज दे रखी है कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो 80% कंसिडर करनी है। तो ये बताओ, ये 1.5 लाख है ही नहीं, दिमाग में कितना रखना है इसका? 80%, 1,20,000। तो जब सम कर रहे हो तो 1,20,000 से करना, बाकी तो सेम है। तो 4 में से 1,20,000 का सिक्योर्ड हो गया तो 2,80,000 बच गया। 2,80,000 में से 50% इसने गारंटी दिया ईसीजीसी ने, 1,40,000 बच गया। अब प्रोविजन एक तो इस अनसिक्योर्ड पे बनेगा 100%, क्योंकि डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100%, और अगर सिक्योर्ड भी है मोर देन 3 ईयर है तो भी 100%। तो जो स्टार्टिंग में सिक्योर वाला पार्ट था 140 लाख का, उसके ऊपर भी 100%। समझ में आया ये वाला? तो ये सॉरी 120 का जो आपने लिए था, ये वाला मैंने बोला था ना, ऊपर वाले को भूल जाओ, 150 को भूल जाओ, 120 जो था उसके ऊपर 100%। तो अगर तुमको क्रॉस वेरीफाई भी करना है वो भी आप कर सकते हो। कैसे? अगर तुमने जो प्रोविजन के लिए अमाउंट लिया है वो लिया है 1,40,000 का और दूसरा लिया 1,20,000 का, तो टोटल मिला के 2,60,000 का आपने प्रोविजन के लिए अमाउंट लिया है। तो टोटल 4 लाख में से अगर 2,40,000 का आपने लिया है तो कितना नहीं लिया है? 1,40,000। और देख लो क्या ईसीजीसी ने 1,40,000 कवर किया था? यस। बस तो ईसीजीसी वाला छोड़ के सब पे प्रोविजन बन रहा है। क्या ये आपको समझ में आया? तो पूरा सेम सम है, बस इसमें क्या करना आपको? 80% वैल्यू कंसीडर करना है माइंड में, और आगे पूरा सम 80% की वैल्यू पे ही होगा। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 5 डन। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 6। इन केआर बैंक डाउटफुल असेट मोर देन 3 ईयर 1,000 लाख का है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डीआईसी जीसी कवर 100 लाख का है। आगे बोल रहा है कि टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 500 लाख का है। 500 में से डीआईसी जीसी ने 100 लाख का 100% कवर किया है। इसका मतलब सिंपल है बेटा, ये पूरा बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। 100 लाख का डीआईसी जीसी के थ्रू कवर है, तो 500 की सिक्योरिटी में से 100 लाख का तो डीआईसी जीसी दे रहा है, तो बाकी जो इसके पास सिक्योरिटी होगी वो कितने की होगी? 400 लाख की। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रियल में कितनी है? 400 लाख की। अब बताओ, टोटल 1000 में से 400 की सिक्योरिटी तुम्हारे पास है, इस 400 कैसे आया? 500 में से 100 माइनस किया, तो ये एक्सक्लूडिंग द डीआईसीजीसी वाला है, तो 400 आ गया, 600 बच गया। इसमें से डीआईसीजीसी ने 100 करोड़ का मैक्स टू मैक्स दिया है, तो बचा हुआ अनसिक्योर हो गया 500। अब अनसिक्योर पे भी बनेगा और सिक्योर पे भी बनेगा, तो अनसिक्योर पे 100% बनेगा, और जो सिक्योर्ड है उसके ऊपर भी हम कुछ नहीं बोले तो अज्यूम करेंगे कि इसकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मोर देन 3 ईयर है। हालांकि इधर दे रखा है तो आपको कुछ अज्यूम नहीं करना है, इधर से आप ले सकते हो। तो ये आ गया पूरा पूरा 100%, 400 लाख। नाउ दिस इज योर टोटल 900 लाख। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? राइट, इस तरह से इलस्ट्रेशन 6 भी आपका हो गया। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये बोलता है कि लोन है जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 50 लाख से, जो डीआईसीजीसी ने कवर किया है, और लोन की गारंटी जो है डीआईसीजीसी ने, उसके हिसाब से उसने रिस्क एसेट किया है 50% का। तो ये बोला वैल्यू ऑफ रिस्क एडजस्टेड एसेट, तो बेटा कितना गारंटी उसने लिया है? 25 लाख का 50%, मतलब 50 का 50% मतलब 25 लाख हो गया। 25 लाख का तो उसने रिस्क असेंट किया है। क्या ये आपको समझ में आया? आउट ऑफ 50 लैक्स, तो कितना उसका परसेंट हो गया? सर 50% रिस्क एडजस्ट किया है डीआईसीजीसी ने। डन। तो आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्ट 50 लाख का 50% 25 लाख, तो आधा 50 लाख का आधा वो गारंटी कवर कर रहा है, तो वैल्यू कितनी होगी? 50 लाख, सॉरी 25 लाख, 25 लैक्स, 50% आएगा 50 लाख का, राइट।
तो ये चीज आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 7। और इस तरह से ईसीजीसी और डीआईसीजीसी वाला कॉन्सेप्ट भी क्या हो गया, खत्म। तो अब तक अपने 3 कॉन्सेप्ट देखे, इनकम रिकॉर्ड करना, परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग कैश अक्रूवल वाला सिस्टम, परफॉर्मिंग पे अक्रूवल, एनपीए पे कैश। दूसरा प्रोविजन का रेट, नॉर्मल प्रोविजन का रेट जो भी होता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ठीक है, और स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस असेट, उन सब पे देख लिया। थर्ड, इसी प्रोविजन में अगर ईसीजीसी और डीआईसीजीसी कवर होता है तब क्या होता है। तो इस तरह से आप 3 चीजें ऑलरेडी देख चुके हो। अब चलेंगे 4th वाले पे, और वो है रिबेट वाला पार्ट।